प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को विषय पशुपालन के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है आहार एवं पोषण फर्स्ट, इसका भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में पशु आहार के अवयव एवं उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। पशु आहार में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव या पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 वसा, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 विटामिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल के कार्य। तो जल के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पानी रक्त को पतला करता है, जिससे सारे शरीर में उसका संचरण या परिवहन आसानी से होता है। रक्त में पानी की मात्रा 79 से 91% तक होती है। यदि पानी की कमी होगी तो रक्त गाढ़ा होगा, जिससे उसके सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, जिसके कारण पशु बीमार पड़ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, पानी भोजन को निगलने में स्नेहक लुब्रिकेंट मतलब चिकनाहट का कार्य करता है, जिससे भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच सके। नंबर 3 पानी शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है। नंबर 4 पानी पाचन क्रिया में सहायता करता है। नंबर 5 पानी अवशिष्ट पदार्थों के शरीर से उत्सर्जन में सहायता करता है। अवशिष्ट पदार्थ मतलब शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो पानी के द्वारा ही मल मूत्र या पसीने के रूप में उत्सर्जित होते हैं। नंबर 6 दुग्ध उत्पादन हेतु पानी आवश्यक है। दुग्ध में 85% तक पानी होता है। यदि पानी की कमी होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, नहीं, लेकिन जितना आवश्यक है पशु को उतना पानी ज़रूर देना चाहिए। नंबर 7 पानी पदार्थों को घोलकर ऊतक तक पहुंचाता है। जो भी पाचन के दौरान भोजन के अवयव हैं उन सभी को घोलकर ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य पानी ही करता है। 8वां पॉइंट है हड्डियों के जोड़ एवं मांसपेशियों में स्नेहक का कार्य करता है, मतलब चिकनाहट प्रदान करता है। जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो घुटने के हों, गर्दन के हों, कोहनी हो, कहीं भी, यह भी चिकनाहट का कार्य करता है। नंबर 9 यह शरीर में भार संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। पशु का भार भी पानी के द्वारा ही मेंटेन बना रहता है, बैलेंस रहता है इसका। तो ये हैं जल के कार्य। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के कार्य। तो आहार में उपस्थित प्रोटीन के पशु शरीर में निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 शरीर में होने वाली समस्त आधारभूत कार्य की प्रक्रियाओं यदि फिजिकल रिएक्शंस जो भी होती हैं एवं उत्पादन के लिए प्रोटीन आवश्यक है। मतलब प्रोटीन के बगैर उत्पादन नहीं लिया जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन का सीधा संबंध प्रोटीन से होता है। कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण के लिए मौलिक इकाई के रूप में एमिनो अम्ल प्रोटीन स्रोत से ही प्रदान किए जाते हैं। जो भी कोशिकाएं एवं ऊतक हैं इनके निर्माण के लिए एमिनो अम्ल जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन से ही प्राप्त होता है। यह एमिनो अम्ल ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत में काम आते हैं। एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन्स का निर्माण होता है, इसलिए इन सभी कार्य में एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पशु शरीर में मांस के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा शरीर का लगभग 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। पशु शरीर का जो शरीर का भाग है
उसका 17% प्रोटीन्स का ही बना होता है। इसलिए मांस के निर्माण में प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। वृद्धि और विकास भी प्रोटीन के द्वारा ही संभव है और प्रोटीन को वृद्धि एवं विकास का मूल तत्व माना जाता है। नंबर 4, प्रोटीन से पशु शरीर में बाल एवं ऊन भी बनते हैं। नंबर 5, पशु शरीर में कारिकी अभिक्रियाओं का सक्रियण या एक्टिवेशन या संचालन करने वाले अधिकांशतः हार्मोन्स प्रोटीन स्वभाव के ही होते हैं। जो भी हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं शरीर की अभिक्रियाओं के लिए, वो भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। नंबर 6, पशु शरीर में पाचन संबंधी प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए सभी एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन ही है। जो भी पाचन संबंधी क्रियाएं हैं, इनको भी संपादित करने के लिए जो एंजाइम रहते हैं वो भी प्रोटीन्स के ही होते हैं। नंबर 7वां है, रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बनता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका निर्माण भी प्रोटीन्स के द्वारा ही होता है। नंबर 8, अंडा उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन के लिए आहार में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। मतलब जो भी उत्पादन है उसके लिए यदि आपको उत्पादन अच्छा चाहिए तो भोजन में, आहार में प्रोटीन अति आवश्यक है। नंबर 9, मादा पशु के गर्भ में पल रहे बछड़े की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यदि मादा पशु गर्भवती है, उसके गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उसे भी प्रोटीन आवश्यक है। अतः इन सभी पॉइंटों को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के बगैर ना तो पशु की अच्छी वृद्धि हो सकती है और ना ही उससे उत्पादन लिया जा सकता है। और जो टूटे फूटे ऊतक हैं या नए ऊतकों का निर्माण भी प्रोटीन के बिना संभव नहीं है। इसलिए शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स की ही ज़रूरत होती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी कि पशु शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन्स का बना होता है, तो 17% भाग उसका प्रोटीन्स का ही बना होता है। आगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य हैं? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट पशु शरीर के लिए सबसे सुलभ ऊर्जा स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि कहा जाए कि शरीर में एनर्जी किस पोषक तत्व से मिलती है, कार्य करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही शरीर में एनर्जी मिलती है। नंबर 2 की बात करें तो पशुओं को विभिन्न कार्य संपादित करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि शरीर में जो भी कार्य करना है, सभी कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। नंबर 3 है, शरीर में अधिक कार्बोहाइड्रेट होने पर ये ग्लाइकोजन तथा वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित रहते हैं तथा अधिक ऊर्जा मांग की उपस्थिति में पुनः साधारण कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि पशु शरीर में आहार के द्वारा कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक मात्रा में पहुंचता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लाइकोजन एवं वसा में। और जब ज़रूरत पड़ती है तो यही वसा और ग्लाइकोजन पुनः कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 4, ये दूध में मिठास तथा कुछ हद तक चिकनाई पैदा करते हैं। मतलब यदि दूध में जो मिठास और चिकनाहट होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। नंबर 5, ये शरीर के तापक्रम को नियत बनाए रखने में सहायता करते हैं। नियत मतलब निश्चित, एक मेंटेन रहता है, जो टेम्परेचर निश्चित रहता है, ना कम न ज़्यादा,
तो यह इसमें भी मुख्य भूमिका के रूप में कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। नंबर 6 देखें, यह पशु के रूमेन में जीवाणु की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। पशु शरीर में जो रूमेन पाया जाता है, अमाशय का एक भाग है जो कि रूमेन, इसमें जो जीवाणु, लाभदायक जीवाणु रहते हैं, उनकी वृद्धि एवं विकास में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक है। नंबर 7वां पॉइंट देखें, कम उम्र के पशुओं में फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है। ये खनिज लवण हैं, फास्फोरस और कैल्शियम। तो कम उम्र के जो बछड़े रहते हैं, इसके अवशोषण में, किसके, फास्फोरस और कैल्शियम, इनके अवशोषण में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है। अब हम देखेंगे नंबर 4 पे वसा। तो पशु शरीर में वसा के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, वसा शरीर में चर्बी प्रदान करते हैं। जो हमारे शरीर में चर्बी पाई जाती है, यह वसा द्वारा ही रहती है। चर्बी का कार्य ये रहता है हमारे शरीर में, जो हमारे अंदर कोमल अंग रहते हैं उनकी सुरक्षा करती है। वसा के द्वारा ही उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए फैट हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। तो चर्बी प्रदान करने का कार्य कौन करता है? फैट या वसा। नंबर 2, पशु आहार में उपस्थित वसा दुग्ध वसा का निर्माण करती। दूध में जो वसा पाई जाती है वो वसा, दुग्ध वसा का निर्माण वसा के द्वारा ही होता है। मतलब पशु आहार के द्वारा जो हम वसा देंगे उससे दुग्ध वसा का निर्माण होगा। नंबर 3, ऊतक की क्षय हुई चर्बी का निर्माण करते हैं। मतलब ऊतकों से यदि चर्बी नष्ट हो गई है, क्षय हो गई है, हानि हो गई ऊतकों में वसा की, तो पुनः जो चर्बी का निर्माण होता है वो इसी वसा के द्वारा होता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 से 2.5 गुना, 2.5 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता होती है। इसमें पॉइंट नहीं लगा है, आप देख लें। 2.5, 2 से 2.5 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। आगे देखें हम नंबर 5, वसा पशुओं में मांस बढ़ाने में सहायता करती है। मांस का निर्माण, जिन पशुओं को हम मांस के लिए पालते हैं, तो जैसे मुर्गी है, बकरी है, इन्हें यदि मांस के लिए पालते हैं तो इनके आहार में वसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा भी मांस का निर्माण होता है। वैसे तो प्रोटीन के द्वारा मांस का निर्माण होता है, लेकिन ये मांस बढ़ाने में वसा भी बहुत सहायक है। वसा जोड़ों को चिकना बनाती है तथा इसमें चलने फिरने में आसानी होती है। जो हमारे जितने भी जोड़ हैं, इसमें लुब्रिकेंट या चिकनाहट जो प्रदान करती है वो वसा के द्वारा ही होती है। नंबर 7, अंडा उत्पादन में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंडों के उत्पादन में वैसे प्रोटीन तो अति आवश्यक है, लेकिन अंडों के उत्पादन में भी वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 8, वसा कैल्शियम तथा विलेय विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। जैसे छोटे बछड़ों में अपन ने कार्बोहाइड्रेट का देखा था कि ये कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण करता है, उसी तरह वसा भी कैल्शियम तथा विलेय विटामिन्स के अवशोषण में सहायता करता है। अब देखें 5वें नंबर पर हम खनिज लवण कि इसके क्या कार्य हैं शरीर में। तो शरीर का कंकाल तंत्र तथा शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नवनिर्माण में खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसके? शरीर का जो कंकाल तंत्र है एवं जो शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं, इनके नवनिर्माण में, नए ऊतकों के निर्माण में खनिज लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा नियमित करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं, रेगुलेशन बनाए रखते हैं, नियमितता रहती है इससे, तथा शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का भी नियमन करते हैं। जो शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है उसमें भी खनिज लवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शरीर में जल अवशोषण का नियमन करते हैं, जल अवशोषण का भी नियमन करते हैं खनिज लवण। अब पशु शरीर में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण खनिज लवण निम्नलिखित हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तांबा, जिंक, लोहा और कोबाल्ट। ये सभी खनिज लवण हैं और इन सभी खनिज लवण के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डी एवं दांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से सूखा रोग भी होता है, क्योंकि सूखा रोग हड्डियों की कमजोरी के कारण ये रोग होता है और कैल्शियम शरीर में हड्डियों दांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है फास्फोरस, तो फास्फोरस प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से यदि आहार में फास्फोरस की कमी होगी तो लैंगिक परिपक्वता देर से आएगी और जो मादा पशु है उनका हीट पीरियड की अवधि भी असामान्य हो जाएगी। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी पशु शरीर में हड्डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई एंजाइमों के सक्रियण का कार्य करता है। यह नवजात पशुओं में लकवा रोकता है। लकवा की शिकायत भी इसकी कमी से हो सकती है। यदि मैग्नीशियम की कमी होगी तो शरीर में पैरालाइसिस आ सकता है। अब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन खनिज तत्वों का मुख्य कार्य शरीर के परासरण दाब, जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, उसको कंट्रोल करता है तथा अम्ल क्षार को भी संतुलित बनाए रखता है। शरीर में सोडियम एवं क्लोराइड की कमी होने से भूख कम हो जाती है, भूख कम लगती है तथा पशु का वजन घटने लगता है और दूध की मात्रा भी घट जाती है। तांबा की बात करें तो तांबा परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें तांबा की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह कई एंजाइमों के सक्रियण का नियमन करता है, कई एंजाइम को रेगुलेशन बनाए रखता है उसका। तांबा पशुओं में रक्त क्षीणता, प्रजनन क्षीणता, स्टेरिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, रक्त क्षीणता एनीमिया होता है तथा विलंबित लैंगिक परिपक्वता जिसे डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी से भी बचाता है। जिंक की बात करें तो यह पशुओं में कई एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है। यह त्वचा तथा हड्डी विकास, आहार दक्षता एवं सामान्य प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बात कही जाए तो सभी जो खनिज लवण हैं इनके शरीर में कुछ ना कुछ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, जो कुछ कार्य हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहा की बात की जाए, आयरन जिसे Fe से डिनोट करते हैं, ये शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन तो बनाता ही है लेकिन यह भी सहायक, अकेला प्रोटीन नहीं कर सकता कुछ काम। सभी ये खनिज लवण सभी में पोषक तत्वों में कार्य करने में अपनी अपनी भूमिका प्रदान करते हैं। यदि लोहे की कमी हो जाए तो शरीर में रक्तहीनता, जो अभी बात की थी, जिंक की बात कर रहे थे कि जिंक की तांबा की कमी से भी रक्त क्षीणता या एनीमिया होता है, तो उसमें भी एनीमिया
लोहे की कमी से भी हो सकता है। यदि लोहे की शरीर में कमी है, ब्लड में कमी है, तो एनीमिया रोग हो सकता है। कोबाल्ट की बात करें तो पशुओं के रूमेन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट मुख्य भूमिका निभाता है। तो रूमेन में जो जीवाणुओं की वृद्धि है, इसमें कोबाल्ट विटामिन B12 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कोबाल्ट की कमी से भूख भी कम लगती है पशुओं को। यदि पशु कम आहार ले रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं कोबाल्ट की कमी है। तो ये हमारे खनिज लवण हैं, इनके कार्य हो गए, कुछ ना कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे हम देखते हैं विटामिन्स की बात करें। नंबर 6 पे है विटामिन्स। तो विटामिन्स को सबसे पहले हम समझते हैं, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है विटामिन्स। एक तो वसा विलेय विटामिन्स फैट सॉल्यूबल, दूसरा जल विलेय वाटर सॉल्यूबल। क्वेश्चन आता है पीएटी में, इसमें से कुछ भी दे सकते हैं कि निम्न में से जल विलेय विटामिन कौन से, A, D, E, K, B, C दे दिया जाए ऑप्शन में। तो जल विलेय विटामिन सिर्फ 2 हैं जो जल में विलेय रहते हैं, B एवं C। और वसा विलेय विटामिन A, D, E, K, A, D, E, K, आप ऐसे याद कर लें, A, D, E, K, ये वसा में विलेय विटामिन हैं। तो अब हम इनके कार्य देखते हैं, विटामिन्स के क्या क्या कार्य हैं। अनेक प्रकार के रोगों से पशुओं की रक्षा करता है। विटामिन्स के जो मुख्य कार्य हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही है विटामिन्स का कि यह पशु शरीर की रोगों से रक्षा करता है। यदि विटामिन्स की कमी होगी तो पशु शीघ्र ही रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए पशु आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होना आवश्यक है। नंबर 2 देखें, यह पशु के प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो प्रजनन क्षमता है, लैंगिक परिपक्वता है, वो विटामिन्स के द्वारा ही होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, यह पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। उत्पादन का सीधा संबंध हालांकि प्रोटीन से है, लेकिन विटामिन्स इसमें और वृद्धि करते हैं। नंबर 4, पशु के शारीरिक वृद्धि के लिए हार्मोन्स आवश्यक हैं और यह हार्मोन्स विटामिन्स के द्वारा ही एक्टिवेट होते हैं। हड्डियों, अगले पॉइंट की बात करें 5वें की, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ तथा मजबूत बनाए रखते हैं। नंबर 6, यह शरीर में उपापचयन या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को ठीक रखने में मदद करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको ठीक या सुचारू रूप से बनाए रखने में विटामिन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 7, विटामिन्स शरीर के एंजाइम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो विटामिन्स एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। नंबर 8वां देखें, भ्रूण विकास में विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भ्रूण के विकास में प्रोटीन तो है ही, लेकिन साथ में विटामिन्स भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी प्रदान करता है। तो ये आहार के प्रमुख अवयव हो गए हैं, इनके कार्य हमने भली भांति देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं दीपक शर्मा आपसे विदा लेता हूँ।